हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डेकोरेटिव व्हील्स आर फाउंड ऑन द कोणार्क सन टेम्पल चैरियट। कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ पर कितने जोड़े सजावटी पहिए लगे हैं। ऑप्शन है 10 जोड़े, 11 जोड़े, 12 जोड़े या 13 जोड़े। तो आपने देखा होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि सवाल में ही लिखा है, यह एक रथ मंदिर है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा किया गया था। नरसिंह देव ने इसका स्थापना किया था। यह उड़ीसा के पुरी में है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल में कहा गया कितने पहिए हैं, तो इसमें टोटल 24 पहिए हैं, जो कि 12 जोड़े। रथ में आप देखते होंगे दोनों तरफ पहिए होते हैं, तो 12 जोड़े दोनों तरफ हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 24 पहिए हो गए। 24 पहिए यह एक दिन के बराबर है। दिन के बराबर है, यानी यह डिनोट करता है 24 घंटे एक दिन के प्रतीक के रूप में। इस रथ में जो पहिए हैं उसमें 8 तीलियां हैं। इस पहिए में 8 तीलियां हैं। 8 तीली है। प्रत्येक तीली को 3 घंटे से डिनोट किया गया है। एक तीली 3 घंटे का, यानी टोटल 24 घंटे का हो गया 8 तीली। इसमें 7 घोड़े हैं। जो सूर्य मंदिर है उसमें टोटल 7 घोड़े हैं, जो कि सप्ताह के 7 दिन को डिनोट करते हैं। 7 दिन का प्रतीक है। ठीक है, तो एक तरह से जो रथ मंदिर है उसके पहिए सन डायल के रूप में काम करते हैं। सन डायल के रूप में काम करते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 12 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द कल्चरल एसेंस एंड रिचुअल ऑफ बरांस डोल मेला इन राजस्थान। निम्नलिखित में कौन राजस्थान में 12 के डोल मेले के सांस्कृतिक सार और अनुष्ठानों का सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो पहला सवाल तो यही है कि राजस्थान में 12 के डोल मेले मनाए जाते हैं। राजस्थान में एक जगह है 12, वहाँ डोल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी को किया जाता है। भाद्रपद हिंदी महीना है, शुक्ल एकादशी को यह मनाया जाता है। इसमें भगवान श्री जी और रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें कई व्यापारी आते हैं। कई राज्यों के व्यापारी राजस्थान के 12 में इस मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, जल झूलन जी 11 पर भगवान श्री जी और श्री रघुनाथ जी की शोभा यात्राएं कई राज्यों के व्यापारियों को आकर्षित करती है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सातवाह इन गुप्ता डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में कौन गुप्त वंश के प्रशासन में सातवाह का सही वर्णन करता है। गुप्त वंश के प्रशासन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सातवाह क्या होता था। तो सातवाह का काम होता था, इसे व्यापारिक संघों का नेता कहा जाता था। जो व्यापारिक संघ होते थे गुप्त काल के, उसका नेता होता था व्यापारिक संघ का नेता। कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, कुछ अन्य अधिकारी थे जो कि गुप्त प्रशासन में काफ़ी महत्व रखते थे। उनमें था कुमार अमात्य, जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यह सीनियर मिनिस्टर हुआ करता था, सीनियर मिनिस्टर, ठीक है। नगर श्रेष्ठी होता था, नगर का प्रधान व्यापारी। नगर श्रेष्ठी क्या है, सिटी चीफ मर्चेंट, नगर का प्रधान व्यापारी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। विभिन्न व्यापारिक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यापारिक संघों का प्रमुख, हेड ऑफ द ट्रेडिंग गिल्ड्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस ट्रेडिंग कम्युनिटीज। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स केरला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हेरिटेज। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प केरल की वाद्य यंत्र परंपरा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। केरल के वाद्य यंत्र परंपरा, इसका उल्लेख एक महान तमिल ग्रंथ है जिसे तमिल ग्रंथ का महाकाव्य कहा जाता है, शिल्पादिकरम। इसे तमिल महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड 2nd CE है, ठीक है। तो सवाल में कहा गया है केरल के वाद्य परंपरा को सबसे अच्छी तरह से कौन सा दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तिमिला और मध्यलम जैसे ढोलों का उल्लेख शिल्पादिकरम में मिलता है और आज भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो तिमिला और मध्यलम जो हैं वह केरला के ड्रम्स हैं, केरला के ड्रम्स के रूप में उल्लेख किया गया है। इसका वर्णन तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम में भी है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, हाई जंप बार बनाने के लिए धातु की अपेक्षा फाइबर ग्लास को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। वाई इज फाइबर ग्लास प्रेफर्ड ओवर मेटल फॉर मेकिंग हाई जंप बार्स। तो ऑप्शन है, सटीक प्रदर्शन के लिए धातु बहुत लचीली होती है। फाइबर ग्लास हल्का लचीला और प्रभाव पर सुरक्षित है। तो राइट आंसर हो गया बी। फाइबर ग्लास को लाइट, फ्लेक्सिबल और सेफ ऑन इम्पैक्ट कहा जाता है। क्या है, लाइट, फ्लेक्सिबल और सेफ ऑन इम्पैक्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम द एयरलिएस्ट। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, आरंभिक काल से शुरू करते हुए। तो आप स्टार्ट कीजिए, पहले दिल्ली सल्तनत के आप शासक को जानिए। ऑप्शन में है गियासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड में इल्तुतमिश और थर्ड में गियासुद्दीन बलबन। अब तीनों का टाइम पीरियड याद रखना बहुत ज़रूरी है, इस पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम था 1206 से 1210 के बीच, ठीक है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 और गियासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड है 1266 से 1287। 1266 से 1287 गियासुद्दीन बलबन का टाइम है। बीच में एक है रजिया सुल्तान, इस पर भी सवाल पूछा जाता है। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है 1236 से 1240, ठीक है। तो क्लियर हो गया, राइट आंसर होगा, अच्छा रजिया सुल्तान है ऑप्शन में, इसका राइट आंसर होगा 3412। 3412 डी ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। पहला इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट इज ए ब्रेस इन फुटबॉल। फुटबॉल में ब्रेस क्या है। ऑप्शन है लगातार 2 जीत,
2 पीले कार्ड, एक मैच में 2 गोल करना, 2 पेनाल्टी बचाना। तो फुटबॉल में ब्रेस एक मैच में 2 गोल करना कहलाता है, स्कोरिंग 2 गोल्स इन ए मैच। तो सी इसका राइट आंसर है। हु रोट द नोवेल सहेला रे? सहेला रे उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन है वसंती मजुमदार, मृणाल पांडे, प्रियंका सरकार या शुभांगी तिवारी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सहेला रे पुस्तक यह मृणाल पांडे का उपन्यास है। मृणाल पांडे के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है जिसमें महिला जीवन और सामाजिक संघर्ष पर विवरण दिया गया है। महिला जीवन और सामाजिक संघर्ष का विवरण है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया मृणाल पांडे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट स्टेट कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच विथ रेस्पेक्ट टू आयरन और रिजर्व इन इंडिया? भारत में लौह अयस्क भंडार के संबंध में कौन सा जिला और राज्य का संयोजन सही ढंग से सुमेलित है? मैच करना है। पहला है सिंहभूम, झारखंड में सही है। मयूरभंज उत्तर प्रदेश में नहीं है। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है। सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ उड़ीसा में है, मेघालय में नहीं है, यह उड़ीसा में है। क्योंझर राजस्थान, क्योंझर उड़ीसा में है, राजस्थान में नहीं है, यह भी उड़ीसा में है। तो सवाल में कहा गया है कौन सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंहभूम राजस्थान, यानी ए इसका राइट आंसर है। सही है। अगला सवाल, विच ऑफ दिस बायोकेमिकल्स बायोमोलिक्यूल्स इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इनमें से कौन सा जैव अणु प्लाज्मा झिल्ली का एक आवश्यक घटक है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, फास्फोलिपिड, डीएनए या ग्लाइकोजन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट है वह फास्फोलिपिड होता है, बी इसका राइट आंसर है। यह फास्फोलिपिड जो होता है वह बायोलेयर होता है, यह बाईलेयर होता है, यह प्रमुख स्ट्रक्चर होता है, प्रमुख स्ट्रक्चर है प्लाज्मा झिल्ली का, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके लिए फ्लूइड और मोजाइक मॉडल दिया गया है, फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, 1972 में। तो राइट आंसर हो गया फास्फोलिपिड, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, वाई इज इट जनरली मोर सेवरेट टू बी बर्न्ड बाई स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड देन बाई बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबले पानी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप से जलना सामान्यतः अधिक गंभीर क्यों होता है? तो आपको पता भी होगा, इसमें लेटेंट हीट ज़्यादा होता है, जो वाष्प होता है या भाप होता है इसमें लेटेंट हीट ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इसमें हीट कैपेसिटी जो होते हैं वह 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। जो भाप का हीट एब्जॉर्ब कैरिंग कैपेसिटी होता है वह 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो इस वजह से हीट जो है ज़्यादा लगती है वेपरेशन में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्टीम कंटेन्स मोर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट झोड़ा। झोड़ा के बारे में कथन पर विचार करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर भी सवाल पूछे गए हैं। यह कुमाऊं में वसंत मेला के दौरान पुरुषों और महिलाओं के मिश्रित समूह के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो स्प्रिंग फेस्टिवल में यह किया जाता है, वसंत मेले में मेन एंड वुमेन मिक्स्ड सर्कल बनाकर करते हैं। तो पहला कथन सही है, पहला कथन सही है। सेकंड है, द डांस इज एक्कम्पनीड प्राइमरली बाय द हरका ड्रम। इसमें हरका ढोल बजाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा हुरका ढोल जो है बजाया जाता है इस नृत्य के साथ। तो सेकंड सेंटेंस भी सही है। चोलिया, चोलिया जो होता है कुमायूं का, कुमायूं उत्तराखंड में कुमाऊं है एक जगह है, तो यह उसका डांस है, यह मार्शल डांस है, मार्शल डांस है। ठीक है, झोरा कुमाऊं और उत्तराखंड का लोक नृत्य है।
झोड़ा है, कुमाऊं चूँकि उत्तराखंड में है तो यह उत्तराखंड का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर होगा बोथ करेक्ट, सी बोथ 1 and 2 करेक्ट। अगला सवाल है द महालनोबिस स्ट्रेटजी प्रायोरिटाइज हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स। महालनोबिस रणनीति ने भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तुओं को प्राथमिकता दी। बिल्कुल सही है। हमारी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, यह किस पर थी? महालनोबिस मॉडल पर थी, जिसमें भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तुओं पर प्राथमिकता दी गई। ठीक है। टाइम पीरियड था 1956 से 1961 का। तो पहला कथन सही है। सेकंड है, यह माना जाता था कि ऐसे उद्योग में निवेश करने से विकास की दीर्घकालिक क्षमता पैदा होगी। इट वाज बिलीव दैट इन्वेस्टिंग इन सच इंडस्ट्रीज वुड क्रिएट लॉन्ग टर्म कैपेसिटी फॉर ग्रोथ। हम लोगों ने देखा कि भारत किस तरह से एक रैपिड ग्रोथ की तरह, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरह बढ़ा जब हम लोग सेकंड पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर फोकस कर रहे थे। तो राइट आंसर हो गया बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट डिक्लेयर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित की गई है? याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है। आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 344 में लैंग्वेज कमीशन यानी राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का विवरण है। आर्टिकल 350 में हिंदी का विकास का विवरण है, हिंदी का विकास के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 348 इसमें है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश का प्रयोग, हाई कोर्ट में इंग्लिश का प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो गया बी, आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द कार्ड व्हील्स ऑन द कोणार्क सन टेम्पल रिप्रेजेंट। कोणार्क सूर्य मंदिर पर उत्कीर्ण चक्र क्या प्रदर्शित करते हैं? मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर में जो चक्र हैं वह टाइम डिवीजन को दर्शाते हैं। चक्र में आपने देखा कि उसमें टोटल 8 तीलियां हैं, 8 तीली है। प्रत्येक तीली, एक तीली जो है वह 3 घंटे को डिनोट करते हैं, 3 आवर्स को डिनोट करते हैं। टोटल जो पहिया है सूर्य मंदिर का वह 24 आवर्स को डिनोट करता है, यानी एक दिन के बराबर। तो समय विभाजन को इसमें उत्कीर्णित किया गया है। बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड साइमल्टेनियसली बाय अनमैरिड ट्राइबल गर्ल्स ड्यूरिंग द करम सेलिब्रेशन इन झारखंड एंड ईस्टर्न इंडिया? याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत सारे आंसर भी डिनोटेड होते हैं। जैसे आप देखो, करम फेस्टिवल कहाँ अपनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। तो इस पर ध्यान रखना है, सवाल इसमें से भी आए हैं। कभी कभी क्वेश्चंस को भी घुमाकर उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो झारखंड और पूर्वी भारत में करम उत्सव के दौरान अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा एक साथ मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम क्या है? तो करम फेस्टिवल, जिसमें जावा, सोहराई, कर्मा या मदाई, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जावा। जावा जो है करम उत्सव के दौरान मनाया जाता है, यह करम उत्सव के दौरान मनाया जाता है। अविवाहित लड़कियां जो होती है, अविवाहित लड़कियां वह हरे खरबूजे चढ़ाती हैं। हरे खरबूजा होता है, वही खरबूजे को चढ़ाया जाता है। ठीक है। इसमें चूँकि राजस्थानी जो नृत्य है उसमें वीरता, प्रकृति, प्रेम का थीम रहता है, तो इसमें भी थीम्स जो है वह क्या है? प्रकृति, वीरता और प्रेम। प्रकृति, वीरता और प्रेम को डिनोट करता है। ठीक है। सोहराई, कर्मा और मदाई में
हाँ, सोराई, कर्मा और मदाई, यह तीनों क्या है, यह भी पॉपुलर फॉर्म है, लेकिन यह झारखंड और पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ट्रेडिशनल राजस्थानी म्यूजिक, निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक राजस्थानी संगीत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है, केवल मंदिर अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करता है, फोकस ओनली ऑन टेम्पल रिचुअल्स, आधार के रूप में विद्युत ध्वनियों का उपयोग करता है, प्रकृति, जीवन और कहानियों से जुड़ा हुआ, या केवल शास्त्रीय रागों के लिए जाना जाता है। तो राजस्थानी संगीत है वह नेचर, लाइफ और स्टोरी से जुड़ा हुआ है। राजस्थानी फोक म्यूजिक में इसका प्रयोग किया गया है, क्या है, ट्राइड टू नेचर, लाइफ एंड स्टोरीज। ठीक है, फोक म्यूजिशियन जो है उसमें इस तरह के थीम का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी, प्रकृति, जीवन और कहानियों से जुड़ा हुआ। अगला सवाल है, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश बाय पिट इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित नियंत्रण बोर्ड का कार्य क्या था। ऑप्शन है, केवल भारत में सैन्य अभियानों का प्रबंधन करना, कराधान और स्थानीय राजस्व की देखरेख करना, ब्रिटिश भारत में नागरिक और सैन्य मामलों को नियंत्रित करना, भारत और चीन के बीच व्यापार को विनियमित करना। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में, 1784 में आया था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश भारत में नागरिक और सैन्य मामलों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जिसमें टोटल 6 मेंबर्स थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 प्रीवी काउंसिल थे, चांसलर थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद चांसलर और 4 जो थे प्रीवी काउंसिल थे, 4 प्रीवी काउंसिल थे। टोटल 6 मेंबर्स थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स देखता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापारिक मामलों का नियंत्रण करना, कमर्शियल अफेयर्स को देखना। ठीक है, तो पहली बार ड्यूअल गवर्नमेंट बना ब्रिटिश इंडिया में। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन इंडिया फर्स्ट ओलंपिक मेडल एट द 1900 पेरिस गेम्स बाय सिक्योरिंग सिल्वर इन 200 मीटर स्प्रिंट एंड 200 मीटर हर्डल्स। 1900 में पेरिस खेलों में 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीतकर भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। तो याद रखिएगा, कई बार यह सवाल आ गया। नॉर्मन प्रीचार्ड ने 1900 में पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता था। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग ताइक्वांडो कोरियन टर्म्स विद देयर करेक्ट इंग्लिश मीनिंग। ताइक्वांडो के कोरियाई शब्दों को उनको सही अंग्रेजी अर्थ में मिलाना है। पहला है ताई का मतलब क्या होता है, तो ये एक्चुअली सारा मैच है। ताई का मतलब होता है पैरों से प्रहार करना। कौन का मतलब होता है हाथ से प्रहार। डू का मतलब होता है डिसिप्लिन और वे, प्रशासन का तरीका, अनुशासन का तरीका। डोजांग का मतलब होता है प्रशिक्षण हॉल। तो क्लियर हो गया, इसका राइट आंसर होगा बी। चूँकि यहाँ पर टर्म छूटा है तो याद रखिए 1C 2B 3A 4D। ऑलरेडी चूँकि यह मैच है और बता रहा हूँ ये कई बार भी रिपीट किया जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में यह रिपीट है, तो इसको याद रखिए, इस टर्म को अच्छे से याद कर लीजिए। बी इसका राइट आंसर है। द ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट एम टू इन्हांस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड विच 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का उद्देश्य भारत और किन 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ाना है। त्रिपक्षीय राजमार्ग योजना, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं, इसमें है म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया। म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया। यह 1360 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसमें एशियान के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। जो एशियान कंट्री है उनको कनेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया है।
तो इसका राइट आंसर हो गया सी, म्यांमार एंड थाईलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द बुक वाई भारत मैटर्स। कौन सा कथन पुस्तक वाई भारत मैटर्स के विषय में सबसे अच्छा वर्णन करता है। काफ़ी अच्छी बुक है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है, वाई भारत मैटर्स। इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। एस जयशंकर जो कि मौजूदा विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें इंडिया के वैश्विक भूमिका के बारे में विशेष डिटेल दिया गया है। इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, इंडियाज इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, इन विच इंडियन सिटी इज द प्रेस्टिजियस सुब्रतो कप इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट कंडक्टेड एवरी ईयर। तो पहला सवाल यही है कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। तो यह अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट है। हर साल यह आयोजित किया जाता है। कहाँ? तो यह नई दिल्ली में। सुब्रतो कप अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, द लोहित रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हिमालयन रिवर्स। लोहित नदी किस प्रमुख हिमालयी नदी का प्रमुख सहायक नदी है। तो लोहित नदी जो है वह तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यह सादिया के पास, सादिया जो है वह असम में है, तो यह सादिया के पास मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट चैम्बर्स। निम्नलिखित में से हृदय कक्षों में रक्त प्रवाह का सही क्रम कौन सा है। तो आपने देखा होगा फिगर, हार्ट का फिगर हम लोग ऐसे बनाते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए कर रहे हैं। हमारा हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट, जो ऊपर का चैम्बर होता है उसे लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं। नीचे वाले चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, उसी तरह राइट वाले को राइट आर्ट्रियम और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस कैसे होता है? ऊपर से नीचे की ओर, राइट आर्ट्रियम से राइट वर्टिकल की तरफ और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वर्टिकल की तरफ। तो राइट आंसर होगा ए, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ए इसका राइट आंसर। व्हाट चेंज अकर्स व्हेन साउंड पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर। जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तन होता है। जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज बट वेवलेंथ वेरीज। आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है लेकिन तरंग दैर्घ्य बदलती है। मीडियम बदलने से क्या होता है? तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। अगला सवाल, द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समान नागरिक संहिता की अवधारणा भारतीय संविधान में सिद्धांतों की किस श्रेणी का हिस्सा है। तो आपको पता है समान नागरिक संहिता, जिसे यूसीसी भी कहा जाता है, यह हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में है, यानी यह डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 में डीपीएसपी का उल्लेख है। यह रखिए, यह फंडामेंटल राइट्स नहीं है और यह जस्टिसेबल नहीं है। कई बार सवाल पूछा गया है, यह फंडामेंटल राइट्स नहीं है और ना ही इसके लिए आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो यह जस्टिसेबल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, डीपीएसपी। अब कई बार सवाल पूछा जाता है कि यूसीसी सबसे पहले कहाँ लागू किया था।
तो यह सबसे पहले यूसीसी उत्तराखंड में यह लागू किया गया था। अभी हाल में असम में यूसीसी लागू किया गया। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द स्लोगन हर खेत को पानी बिलोंग टू, हर खेत को पानी का नारा किससे संबंधित है? इससे पहले वाले सेट में इस पर बहुत बड़ा सवाल पूछा गया था। तो हर खेत का पानी यह प्रधानमंत्री PMKSY का पार्ट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यह 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसका जो स्लोगन था, इसका स्लोगन था हर खेत को पानी, हर पानी को पेड़, मोर क्रॉप पर क्रॉप। इस पर अक्सर पूछा जाता है मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई योजना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी। अच्छा, पूछा ही गया था, फुल फॉर्म पूछा गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लोकेशन इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग सिग्निफिकेंट कोरल रीफ इकोसिस्टम? भारत में निम्नलिखित में कौन सा स्थान महत्वपूर्ण प्रवाल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में प्रमुख कोरल रीफ का एरिया जो है वह कौन सा है? तो प्रमुख एरिया जो हम जानते हैं, पहला है गल्फ ऑफ कच्छ। कहाँ है यह? गुजरात में, गुजरात में है। दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। तीसरा इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड पे। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है वह है अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में। तो राइट आंसर हो गया सी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच आर्टिकल डिफाइंस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के प्रयोजनों के लिए कौन सा अनुच्छेद राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है? तो वर्तमान में भारत में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत का उल्लेख है। इंडिया दैट इज़ भारत यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में है भारत। आर्टिकल 3 में न्यू स्टेट बनाने का प्रावधान है, न्यू स्टेट बना सकते हैं आप। ठीक है, आर्टिकल 239 में यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आर्टिकल 1। अगला सवाल, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर टेम्परेचर इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग सोलर स्टॉर्म्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सौर तूफान के दौरान थर्मोस्फेयर में तापमान वृद्धि का सबसे संभावित कारण क्या है? पहला है मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, यूवी एंड एक्सरे ऑब्जर्प्शन, कन्वेक्शन करंट्स या क्लाउड कंडेंसेशन। तो सोलर स्टॉर्म्स में क्या होता है? सूर्य भारी मात्रा में एक्सरे और यूवी एंड एक्सरे क्या करता है? उत्सर्जित करता है, जिसे लिथोस्फीयर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके कारण उसका तापमान जो है वह बढ़ जाता है अब्जॉर्प्शन के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। पत्थर की मूर्तियों से परे गांधार कला के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गांधार कला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गांधार आर्ट बियॉन्ड स्टोन स्कल्पचर। पहला ऑप्शन है बीमारन में एक आर्किड में आकृतियों वाला एक सोने का अवशेष मिला है। बीमारन कहाँ है? तो बीमारन अफगानिस्तान में है, यह अफगानिस्तान में है।
जहाँ की सोने की मंजूषा कहा जाता है, बीमार कास्केट कहा गया है, जिसे सोने का अवशेष मिला है, इसको कहते हैं बीमारन कास्केट, जिसका अवशेष मिला है। तो पहला कथन सही है, यह गांधार धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, याद रखिएगा, पहला कथन सही है। सेकंड है, बेग्राम में जटिल नक्काशीदार हाथीदार पट्टिकाएँ खोजी गई है। इंट्रिकली केव्ड आइवोरी प्लेक्स वेयर डिस्कवर एट बेग्राम। बेग्राम कहाँ है? तो यह भी अफ़गानिस्तान में है, यह भी अफ़गानिस्तान में है। यहाँ से कुषाण काल की सुंदर हाथी दांत पट्टिकाएँ खोजी गई है। यह किस काल की है? कुषाण कालीन है। ठीक है, तो यह दर्शाती है कि गांधार किला केवल मूर्तियों पर नहीं बल्कि हाथी दांत की पट्टिकाओं पर भी उत्कीर्णित था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द कनुमा फेस्टिवल इन आंध्र प्रदेश। अब सवाल में ही आ गया आंसर। कौन सा कथन आंध्र प्रदेश में कनुमा महोत्सव के सांस्कृतिक महत्व को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो आपको पता है कनुमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कनुमा महोत्सव यह 4 दिवसीय 4 डेज फेस्टिवल होता है, 4 दिवसीय उत्सव होता है, जिसमें मवेशियों को सम्मानित किया जाता है, यानी मवेशियों के सम्मान के लिए यह समर्पित है। बी इसका राइट आंसर है। यह पोंगल उत्सव के तीसरे दिन मनाया जाता है, पोंगल उत्सव के 3rd डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर है। इसमें क्या होता है? इसमें किसान अपने मवेशियों को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और चूँकि मवेशियों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है तो उसके लिए उसे आभार व्यक्त करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ऑर्नेट कर्व हॉर्नपाइप डिजाइन एंड सेरेमोनियल यूज इन द फोक म्यूजिक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोक संगीत और कौन सा पारंपरिक वायु वाद्य यंत्र अपने अलंकृत घुमावदार हॉर्न पाइप डिजाइन और औपचारिक उपयोग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है भोपाल, नरसिंहा, हुल्की या कंगारंग। तो राइट आंसर है नरसिंहा, जिसे नरसिंगा भी कहा जाता है, नरसिंगा भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में यह पीतल और तांबे से बना होता है, पीतल और तांबे का बना होता है। इसका शेप जो होता है वह एस साइज का होता है, एस शेप का होता है। धार्मिक उत्सवों में, हिमाचल प्रदेश में धार्मिक उत्सवों में इसे बजाया जाता है, खास करके शादियों में बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। यह विंड इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हिंदी में सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है, विंड इंस्ट्रूमेंट है। अन्य जो है जैसे भोपाल, हुल्की, कंगारंग, यह सब हॉर्न पाइप डिजाइन के नहीं है, लेकिन यह सब भी क्या है? एक वाद्य यंत्र है। तो राइट आंसर होगा नरसिंगा। विश्व चैंपियन तैराकी स्पर्धा 50 मीटर पूल पर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन वर्ल्ड चैंपियनशिप स्विमिंग इवेंट्स। पहला कथन है पुरुष और महिला 50 मीटर से 1500 मीटर तक फ्री स्टाइल दूरी में प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या है? 50 से 1500 पर। गलत है, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों दूरियों में अंतर होता है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। सेकंड है व्यक्तिगत मेडल दोनों लिंगों के लिए 400 मीटर तक आयोजित किए जाते हैं। क्लियर है? तो दूसरा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ओनली 2 इज करेक्ट। अगला सवाल, इन विच ईयर वाज द एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? काफ़ी इस पर कन्फ्यूजन है। इसमें कई जगह 1948 दिया गया है, लेकिन आधिकारिक इतिहास के अनुसार 1946 में एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ये इसका राइट आंसर है।
अगला सवाल, विच वेस्ट डिस्टिंग्विश ग्लेशियल टिन फ्रॉम वाटर लेड ग्लेशियल सेडिमेंट, कौन सा हिमनदीय टिल को जल निर्मित हिमानदीय तलछट से अलग करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है स्तरित और स्तरीकृत, यानी लेयर्ड एंड स्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली राउंडेड पार्टिकल, अनसॉर्टेड मिक्स डिपॉजिट बाय आइस, या फाउंड ओनली इन ग्लेशियल लेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ग्लेशियल टिल, यानी डी इसका राइट आंसर है। सी अनसॉर्टेड मिक्स डिपॉजिट बाय आइस, सी इसका राइट आंसर है। बर्फ के जमा के द्वारा असंयोजित मिश्रण होता है। जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो अपने साथ जो पत्थर कंकड़ सब लाता है उसे वह जमा कर देता है, जिससे अनसॉर्टेड रहता है, उससे मिश्रित रहता है। तो सी इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट गीता उपाध्याय, गीता उपाध्याय के बारे में विचार करें। पहला है सी इज ए हिंदी राइटर फ्रॉम असम, बिल्कुल सही है, या हिंदी राइटर हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, ट्रांसलेटर हैं, या असम के गोरखा समुदाय से संबंधित हैं, गोरखा समुदाय से संबंधित हैं। तो पहला कथन सही है। सेकंड है सी ट्रांसलेटेड द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इनटू इंडियन लैंग्वेजेज, यहाँ पर लैंग्वेज नहीं बताया गया है, तो इन्होंने असमिया और नेपाली लैंग्वेज में, असमिया और नेपाली लैंग्वेज, यही मात्र दो लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था 1972 में। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि दो ही लैंग्वेज में हुआ था। सी वाज कन्फर्ड द पद्म विभूषण, पद्म भूषण इन 2025, तो इन्हें 2025 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, पद्म भूषण नहीं मिला था, पद्मश्री मिला था। तो राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, बीच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट सर्केडियन रिदम, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है? सर्केडियन लय यह मस्तिष्क का एक पार्ट है, जो कि शरीर का, जो हम कहते हैं ना कि ब्रेन क्लॉक 24 घंटे का जैविक घड़ी कहा जाता है, जिसे हम सोते हैं और जागते हैं, उसे सर्केडियन लय कहा जाता है। तो इस क्लॉक को कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के संवैधानिक उत्तरदायित्व के संबंध में बताना है। पहला कथन है केवल मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लोकसभा। ठीक है। सेकंड है इन स्टेट विथ बाइसेमरल लेजिस्लेटर द स्टेट COM इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। पहला कथन सही है। सेकंड में कहा गया है कि राज्य में जो भी मंत्रिपरिषद है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर विधान परिषद नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इज आर करेक्ट, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? पहला, राष्ट्रपति शासन पर राज्यपाल का विवेकाधिकार आर्टिकल 356(1) में उल्लेख है। तो पहला कथन क्या है? सही है, जिसमें राष्ट्रपति शासन पर राज्यपाल का विवेकाधिकार डिपेंड करता है। अगर राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन के लिए संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। सेकंड है 41वें संशोधन ने राज्यपाल का कार्यकाल घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया। गलत है, ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया। थर्ड है सरकारिया कमीशन सेड गवर्नर शुड नॉट बी रिमूव एयरली एक्सेप्ट रेयर केसेस। सरकारिया आयोग, आपको याद होगा सरकारिया कमीशन 1983 में आई थी, जो कि केंद्र और राज्यों के संबंधों को परिभाषित कर रही थी।
इन्होंने राज्यपाल को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने का रिकमेंडेशन दिया था। 5 ईयर्स का पूरा करने का रिकमेंडेशन दिया था। कभी दुर्लभ सिचुएशन में, असाधारण मामले में उन्हें समय से पहले नहीं हटाया जा सकता, यानी दुर्लभ मामलों को छोड़कर उन्हें समय से पहले हटाया नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर होगा 1 और 3, यानी बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, मैक्सिमम डिटेंशन अंडर BNSS 2023 फॉर ऑफेंसेस 10 ईयर्स बिफोर डिफॉल्ट बेल। BNSS में 10 वर्ष से कम दंडनीय अपराध के लिए अधिकतम अवधि क्या है? तो BNSS में अधिकतम 60 डेज का रखा गया है। मृत्युदंड और आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अपराध के लिए 90 दिन का है। तो रेयर में है 90 दिन का है, कब में? डेथ में और आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास में, ठीक है। तो डी होगा। सवाल में पूछा गया 10 वर्ष से कम दंडनीय अपराधों के लिए, 10 वर्ष से कम के लिए पुलिस रिमांड में 60 दिन के भीतर चार्जशीट करना होता है, यानी सी इसका राइट आंसर है। यह 10 वर्ष से अधिक के लिए है, ठीक है, 10+ ईयर्स के लिए है। तो राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल, पोइकल कुथुरई अट्टम डमी हॉर्स डांस इज परफॉर्म इन द विच स्टेट। पोइकल कुथुरई अट्टम मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो जैसा कि नाम से ही है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु में यह लोक नृत्य किया जाता है। यह नकली घोड़े का नृत्य है, डमी हॉर्स डांस है। इसमें राजा रानी के वेश में यह किया जाता है। घोड़ा इसमें थिरकता है, यानी डांस करता है। तो राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया गया है? तो यह था संपत्ति का अधिकार। आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट टू प्रॉपर्टी। इसे शुरुआत में 19(1) F में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, अनुच्छेद 31 में यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A के अंतर्गत शामिल किया गया, यानी अब एक यह वैधानिक अधिकार के रूप में, एक कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। तो बी इसका राइट आंसर है। विच पेलोड मॉनिटर सोलर विंड एट L1 बिंदु पर सौर वायु की निगरानी करने वाला पेलोड कौन सा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है एस्पेक्स, शूट, सोलेक्स एंड हेलियोस। तो आदित्य L1 का जो सौर वायु पेलोड है यह है एस्पेक्स। एस्पेक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो यह जो है L1 बिंदु पर, जिसे लैंग्वेज बिंदु पर कहा जाता है, जहाँ से हम सोलर विंड और अन्य चीज़ों के बारे में निगरानी कर सकते हैं, सौर वायु की निगरानी की जाती है। तो यह पेलोड जो है वह एस्पेक्स कहलाता है। ए इसका राइट आंसर है, एस्पेक्स। तो यह था सीजीएल टॉप 500 क्वेश्चंस का सेट नंबर 4। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।